तो आज मुझे तुमसे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है जो मेरा नाम भी जानती है, मेरी लोकेशन भी जानती है, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ और किस चीज में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा है, सब कुछ। और सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है मैंने या फिर तुमने कभी इस कंपनी का प्रॉपरली नाम भी नहीं सुना होगा। सोचो, मैं अंधेरी से दादर लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ मुंबई के अंदर, तो गूगल मैप्स को पता है मैं कहाँ हूँ। मैं स्विगी पर पाव भाजी ऑर्डर करता हूँ तो उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या खाना पसंद है। मैं इंस्टा पर 2 घंटे रील स्क्रॉल करता हूँ और मेटा को आइडिया मिल जाता है कि मेरा मूड किस टाइप का है। लेकिन उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये सारा डेटा सिर्फ गूगल, मेटा और स्विगी के पास ही रहता है? आंसर है नहीं। 2026 में रियलिटी इससे काफी बड़ी है। मुझे समझ आया कि मेरा डेटा एक हिडन नेटवर्क में ट्रैवल कर सकता है और हजारों कंपनीज तक पहुंच सकता है। और यही से मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई, मेरा डेटा कितने कंपनीज के पास है। और जनता जनार्दन, जब मैंने इसका आंसर ढूंढना स्टार्ट किया ना, तो असली गेम सामने आया। तो सबसे पहले गूगल, मेटा, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम और बैंकिंग एप्स, ये सब नॉर्मल कंपनीज है। मैं इनके एप्स यूज करता हूँ, वेबसाइट्स विजिट करता हूँ, इसलिए ये डायरेक्टली मेरा डेटा कलेक्ट करती है। लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई, इनका मेन बिजनेस ना कुछ और ही होता है। गूगल का सर्च हो, मेटा का सोशल मीडिया हो या फिर स्विगी का फूड डिलीवरी ऐप हो, डेटा इनके लिए एक एक्स्ट्रा असेट है। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक और ऐसी दुनिया से हुई जो है डेटा ब्रोकर्स। और हॉनेस्टली यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डेटा ब्रोकर्स एक अलग इंडस्ट्री है। इनका प्राइमरी बिजनेस ही डेटा खरीदना, जोड़ना और बेचना होता है। मैंने देखा कि इस प्रोसेस को जनरली 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटा कलेक्ट करना। एप्स, वेबसाइट्स, सर्वेज, लॉयल्टी कार्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, लोकेशन हिस्ट्री और कभी कभी डेटा लीक तक। दूसरी स्टेप, सारा डेटा कंबाइन करो और फिर एक डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करो। यहाँ मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के प्रोफाइल में एवरेज 1,500 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। अब डेटा पॉइंट्स मतलब एज पकड़ो, ये एक डेटा पॉइंट हुआ, तो इसके जैसे ही इनकम एस्टिमेट, शॉपिंग हैबिट्स, हॉबीज, डेली रूटीन, फैमिली डिटेल्स, हेल्थ रिलेटेड इन्फरेंसेस और कभी कभी पॉलिटिकल प्रेफरेंस तक। और सबसे लास्ट थर्ड स्टेप, हमारे इस रेडीमेड प्रोफाइल को हजारों कंपनीज को बेच देना। फिर वो एडवर्टाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, रियल एस्टेट कंपनीज और एआई ट्रेनिंग कंपनीज तक। उस मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इंटरनेट यूज कर रहा था, लेकिन मेरे डेटा के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम ही चल रहा था। और ये इकोसिस्टम छोटा नहीं है। 2025 में ग्लोबल डेटा ब्रोकर इंडस्ट्री का साइज लगभग $300 बिलियन था और एआई के बूम के साथ ही और तेज ग्रो कर रही है। सिर्फ अमेरिका में ही 750 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डेटा ब्रोकर्स है। और एक्सियोम, जो अब लिवरैम्प का पार्ट है, उसके पास बिलियंस ऑफ कंज्यूमर रिकॉर्ड्स होने की रिपोर्ट्स है। अब ये बात मुझे अजीब लगी ना, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मेरे जैसे कंज्यूमर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, मेरा डेली डेटा एक्चुअली कितना जनरेट होता होगा? मैं सुबह उठता हूँ, फोन अनलॉक करता हूँ, सर्चिंग करता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, यूपीआई पेमेंट्स करता हूँ, मैप को भी यूज करता हूँ और ऑनलाइन शॉपिंग ब्राउज करता हूँ। और फिर मुझे समझ आया कि मेरी ये हर एक एक्टिविटी एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रही है। हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। इंडिया में सिचुएशन और इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि बहुत सारे एप्स लोकेशन परमिशन मांगते हैं, कॉन्टेक्स्ट परमिशन मांगते हैं, स्टोरेज के एक्सेस मांगते हैं और नोटिफिकेशन के एक्सेस भी मांगते हैं। और एक नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर 40 से लेकर 60 तक एप्स हो सकती है। मतलब हर एक ऐप किसी न किसी लेवल पर डेटा कलेक्ट कर रही होती है। और जब मैंने 2026 के मेजर प्लेयर्स देखे, तो गूगल क्लियरली सबसे पावरफुल प्लेयर्स में से एक दिखा, क्योंकि सर्च हो, यूट्यूब, मैप, एंड्रॉइड, जीमेल, हर जगह पर गूगल का ही इकोसिस्टम है। मेटा भी सिर्फ फेसबुक और इंस्टा तक लिमिटेड नहीं है। वेबसाइट ट्रैकिंग, पिक्सल के थ्रू इंटरनेट के बहुत बड़े हिस्से पर यूजर बिहेवियर समझने की कोशिश करता है। और प्राइवेसी की बात करें तो एप्पल कंपैरेटिवली बेटर जाना जाता है, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं होता। पर असली शौक मुझे अभी मिलना बाकी था। मैं पहले सोचता था कि अगर मैंने 10 ऐप यूज किए तो मैक्सिमम 10 कंपनीज के पास मेरा डेटा होगा ना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। डायरेक्ट कंपनीज अलग, इनडायरेक्ट कंपनीज अलग। डेटा ब्रोकर्स प्रोफाइल खरीदते हैं और उसको कंबाइन करते हैं और फिर दूसरी कंपनीज को बेचते हैं। और इस प्रोसेस में एक इंसान का डेटा इनडायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2025 में जून के अंदर 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स का एक मैसिव लीक रिपोर्ट हुआ था। और इस इंसिडेंट से मुझे एक बात समझ में आई, डेटा कितनी जगहों पर सर्कुलेट हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब मैं सोचता हूँ कि मेरा डेटा सिर्फ कुछ ही कंपनीज के पास है, नहीं, रियलिटी में एक पूरा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा होता है। और उस नेटवर्क के बीच में डेटा ब्रोकर्स मिडलमैन बने बैठे होते हैं। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, इतना डेटा वैल्यूएबल क्यों है? तो आंसर निकला,
पैसा। मान लो मैंने एक बार सिर्फ हेडफोन सर्च किए, फिर बाद में मुझे हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हेडफोन्स के ही एड्स दिखने लगते हैं और इसे हाइपर टारगेट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ कंपनीज इन्फर्ड डेटा यूज करके रिस्क प्रोफाइल्स भी बनाती है। इंश्योरेंस प्राइसिंग, क्रेडिट असेसमेंट, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ वैल्यू होती है वहाँ पर रिस्क भी होती है। डेटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और कभी कभी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। पर मेरे लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज कुछ और ही थी, एक फीलिंग कि शायद कोई कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है मुझे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी देखने मिली कि इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं। नवंबर 2025 में डीपीडीपी रूल्स नोटिफाई हुए और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी इस्टेब्लिश हुआ और फ्यूचर में यूजर्स को और राइट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कंपनीज को पूछना कि मेरा डेटा क्या कलेक्ट किया गया है या फिर डिलीट करने की रिक्वेस्ट करना। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में आ रहा है और पूरा फ्रेमवर्क ग्रेजुअली रोल आउट हो रहा है, उसको टाइम लगेगा। तो फिर मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किए। सबसे पहले ऐप परमिशंस को चेक करना। जिस एप्लीकेशन को लोकेशन की जरूरत ही नहीं है उसको लोकेशन क्यों दूं? जिस ऐप को कॉन्टेक्स्ट की ही जरूरत नहीं है उसको कॉन्टेक्स्ट की एक्सेस क्यों दूं? दूसरी चीज, हर जगह गूगल या सोशल लॉगिन यूज करने की हैबिट को कम करना, पॉसिबल हो तो डायरेक्ट ईमेल अकाउंट क्रिएट करना। और तीसरी चीज, प्राइवेसी फोकस टूल्स और ट्रैकर ब्लॉकर्स को ट्राई करना। लेकिन हॉनेस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चेंज टेक्नोलॉजी में नहीं है, माइंडसेट के अंदर है। मुझे रियलाइज हुआ कि डेटा कोई फ्री चीज नहीं है, डेटा मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं पैसे का हिसाब रखता हूँ वैसे ही मुझे डेटा का भी हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर फ्री सर्विस का मतलब अक्सर फ्री नहीं होता, उसका कनेक्शन कई बार पेमेंट प्राइवेसी से होता है। तो जनता जनार्दन, मुझे लगता है ये हिडन टेक साइलेंटली हमारी डिजिटल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जितना ज्यादा मैं इसे समझता हूँ उतना ज्यादा कंट्रोल मेरे पास आता है। डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप लगता है ये। तो फाइनल बात, मेरा डेटा सिर्फ कुछ एप्स के पास नहीं हो सकता, वो हजारों कंपनीज और डेटा ब्रोकर्स के नेटवर्क में ट्रेवल कर सकता है। और किसी कंपनी के पास मेरे बारे में 1,500 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एड्स का गेम नहीं है, पूरा इकोसिस्टम ही इस डेटा के ऊपर चल रहा है। और अब मुझे भी जेन्युइनली क्यूरियोसिटी है, क्या मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या तुम्हारे साथ भी हुआ है? कभी आपने किसी चीज को सर्च किया हो और उसके बाद हर जगह पर आपको उसकी ही एड्स दिखने लगे? आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखना। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा तो नॉलेज आया होगा इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको ऐसे वीडियोस में रुचि होगी, आने वाले फ्यूचर में आपको अपडेटेड रहना है, अवेयर रहना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मल अनअवेयर रहना है तो नहीं करोगे, चॉइस आपकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतजार जरूर करना।